हेलो। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करना था। एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर में यह वाला लाइन सिर्फ ही नोट करना है, यह वाला सिर्फ याद करना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक नंबर होते हैं किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, या फिर किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताता है हमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दर्शाता है एटॉमिक नंबर। इसको जेड से डिनोट करते हैं, सिर्फ यही लाइन नोट करनी है, बाकी नहीं। आगे देखते हैं मास नंबर। मास नंबर मतलब वही एटॉमिक वेट। तो हम बताए थे एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट जो होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का वेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं एंड कितने न्यूट्रॉन हैं दोनों का सम ही होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं दोनों को जोड़ दो तो एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दर्शाते कैसे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन हम लिए, ठीक है, ऑक्सीजन, तो हम एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, तो इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी कहीं कहीं लिखता है कि एटॉमिक नंबर 8 इधर लिख देगा, 16 ई साइड लिख देगा, ऊपर लिख देगा। तो ई साइड हो, लेफ्ट साइड में हम एटॉमिक वेट को लिखे या राइट साइड में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन नीचे ऑलवेज एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर हमेशा एटॉमिक वेट ही होगा। ठीक है, अच्छा, आप बताओ कि तुमको हम एटॉमिक नंबर दे दें और एटॉमिक मास दे दें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो तुम क्या बताओगे? जैसे ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? तो देखो 16 क्या बता रहा है? 16 बता रहा है कि कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन हैं। 16 हो गए। हम तुमसे क्या पूछे हैं? न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होंगी ऑक्सीजन में। तो तुम बोलो कि 16 तो दिया हुआ है एटॉमिक वेट, तो P प्लस N इज इक्वल टू 16 हो गया। एटॉमिक वेट यही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16। अच्छा, एटॉमिक नंबर भी गिवन है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर गिवन है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो P इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो अब न्यूट्रॉन नहीं आ जाएगा, P के जगह क्या रख देंगे? 8, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली हम P के जगह 8 रख लो, या फिर इसी इक्वेशन में हम N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 16 माइनस P, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? 16 क्या था? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को किस से डिनोट कर सकते हैं? A से डिनोट करते हैं। और P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किस से डिनोट करते हैं? Z से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कितने होंगे? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो तुम इसमें कहेगी इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई?
प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके एटॉमिक वेट होता है, तो हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जोड़ करके ना एटॉमिक वेट होता है, तो इसमें से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन ही तो आएगा। तो ये आसान सा लॉजिक है। तो ये वाला नोट कर लेना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर है ना। ठीक है, आप देखो अब डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज है, ये सब नहीं चीज़ें पढ़ना है, ये सब हटाओ। न्यूक्लियॉन्स, अनायन, कैटायन, तुम पहले जानते हो कि अनायन क्या होता है। कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स उसको बोलते हैं, या न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वही नोट करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मास नंबर बराबर क्या नोट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, ए मतलब एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास बोलो मास नंबर बोलो एक ही बात है। अब देखो आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स, ये सब नहीं देखना है भाई तुमको। आइसोटॉप्स में एक ही चीज़ याद रखना है कि सेम एटॉमिक नंबर होंगे। आइसोटॉप्स में क्या याद रखेंगे, सेम एटॉमिक नंबर। इन नो नहीं लिखा हुआ, इन नंबर लिखा हुआ है, सेम एटॉमिक नंबर, नो के बाद डॉट लिखा हुआ है। अगर नो के बाद डॉट लिख दे इसका मतलब वो नंबर लिखा हुआ है, तो सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स है कि नहीं है कैसे पहचानेंगे, जैसे कि 2 एटम दे दिए, अब तुमसे पूछेगा कि क्या ये आइसोटॉप्स हैं, तो कैसे पहचानेंगे, हम एटॉमिक नंबर निकाल करके देखेंगे क्या दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है, तो होगा। अच्छा है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। हाँ, तो दोनों में देखें कि सेम प्रोटॉन है, हाँ सेम प्रोटॉन देखो, सेम एटॉमिक नंबर देखो, एक ही बात है। तो आइसोटॉप किसको बोलते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, बट क्वेश्चन पूछेगा ये कि बताओ कि आइसोटॉप्स होते हैं उनको उनका जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है या दोनों सेम होता है। ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। ये हम पीरियोडिक टेबल में समझेंगे कि हम क्या बोलते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लो, एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। और एटॉमिक वेट पे क्या डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे क्या डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर एटॉमिक वेट सेम होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। तो अब तुम बताओ कि आइसोटॉप्स का क्या होना चाहिए, एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। देखो मैंने लिखा है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक आइसोटॉप्स के होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये 2 कंडीशन होते हैं आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स में सीखे हम लोग क्या कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट एटॉमिक मास। अब सेम एटॉमिक नंबर है इसीलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे सारे का, और डिफरेंट एटॉमिक मास है सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे आइसोटॉप्स का। ठीक है, इतना ही तुमको याद रखना है, यही रेड पेन से जो लिखा हुआ है ऐसे लिखना है। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स। अब है आइसोबार, तुम ऐसे याद रखना एक क्रमबद्ध कि आइसोटॉप के बाद आइसोबार आता है। हाँ, तो जब आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम था तो आइसोबार में ना एटॉमिक मास सेम होगा। ठीक है, जब एटॉमिक मास सेम होगा तो डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर।
भाई दोनों तो सेम हो नहीं सकता है। तो आइसोटॉप्स में, आइसोबार की बात नहीं कर रहे, आइसोटॉप्स में अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट मास नंबर है। सिमिलरली आइसोबार में अगर सेम एटॉमिक मास है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, आइसोटॉप्स का कुछ एग्जांपल देख ले क्या। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, जैसे आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप्स देखे हम, जैसे एक कार्बन ये लिखे, अब बताओ क्या ये आइसोटॉप्स हैं, कैसे पहचानेंगे। पर कंडीशन क्या था आइसोटॉप्स पहचानने का कि सेम एटॉमिक नंबर था। सेम एटॉमिक नंबर है, तीनों का है। डिफरेंट एटॉमिक मास होना चाहिए। हाँ है, देखो यहाँ इसका मास 12 है, इसका मास 13 है, इसका मास 14 है, तो डिफरेंट तो है, इसका मतलब ये आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइसोबार पे चलते हैं। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास सेम है इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। सो लिखे हैं कि सो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है इसलिए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये आसान था। अब देखो आइसोबार तुम पहचानो कि अब हम एग्जांपल देते हैं, बताना कि ये आइसोबार हैं कि नहीं है। ठीक है, सल्फर 14 40 और एक पोटासियम ले लेते हैं 40 और 19। अब बताओ क्या ये आइसोबार हैं ये दोनों। तो बोलेगा कि आइसोबार चेक करने के लिए क्या होता है कंडीशन, एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास तो सेम है 40 है और ये भी 40 है, एटॉमिक नंबर ज़रा चेक करते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, ये तो 14 है 19 है तो डिफरेंट है, तो ये पक्का से पक्का आइसोबार होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसमें ये नहीं देखते हैं कि किसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। हम सिर्फ क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हुए तो हाँ उसको बोलेंगे कि आइसोटोन्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब तुमको एक पहचानना है कि ये फास्फोरस 15 और 31 है और ये सिलिकॉन जो है 14 और 30 है। तुमको बताना है कि ये आइसोटॉप्स हैं कि आइसोबार हैं कि आइसोटोन्स है। तो आइसोटॉप्स पहचानने क्या तरीका था, एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है नहीं, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो एटॉमिक मास डिफरेंट तो है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो आइसोटॉप्स होंगे नहीं। आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है सेम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो सेम है नहीं, ख़त्म कहानी। ठीक है, और आइसोबार का क्या कंडीशन था, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो है 15 है 14 है लेकिन एटॉमिक मास ही सेम नहीं है तो आइसोबार होंगे नहीं। आइसोटोन्स के लिए चेक करो, तो आइसोटोन्स में क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एन। तो हम बताए थे एन कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा दो। ई क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक मास होते हैं वो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ है, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये अकेला प्रोटॉन का है। प्रोटॉन की संख्या 15 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 31 है, तो हम 31 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो हम पहले भी तुमको बताया था कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 16। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है घटाओ, 30 में से 14 गया 16। हाँ, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, जब दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होंगी तो ये आइसोटोन होंगे एक दूसरे का। तो आइसोटोन समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अब है आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, आइसोडायाफर्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को घटा देना है, p माइनस एन सेम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को घटा देना है और चेक करना है कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
मतलब P माइनस एन सेम होना चाहिए। P फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को घटा करके सेम आना चाहिए। चेक करते हैं ज़रा। अच्छा, इसी में चेक करो कि P माइनस एन सेम आ रहे हैं क्या। तो देखो, हम अभी जो एग्जांपल लिए थे इसी में चेक करो। इसका प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन निकालो, P माइनस एन। तो P तो 15 है, न्यूट्रॉन तुमने 16 निकाल लिया, तो 15 माइनस 16 तो -1 आ रहा है। तो ऐसे भी -1 होता नहीं है। ये सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कभी निगेटिव में होगा, नंबर निगेटिव में होता है क्या? नहीं। इसमें निकाल के देख लेते हैं एक बार। प्रोटॉन कितने हैं? 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। तो घटाओ दोनों को, P माइनस एन, तो -2 आ रहा है। तो ऐसे भी गलती है, बराबर आने की तो बात छोड़ दो, निगेटिव में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोडायाफर्स नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक करके चेक करते हैं क्या इसका आइसोडायाफर्स है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्लूटोनियम का लेते हैं, 94 और 239। इसका लेते हैं कि यूरेनियम का ले लो, 92 और 235। अब बताओ कि प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तब P माइनस एन तुमको बताना है कितना आ रहा है। प्रोटॉन कितने होंगे? 94, लिख दो 94, माइनस न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन तो निकालना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन का क्या कैसे निकालते हैं? P माइनस एन। तो न्यूट्रॉन अलग से निकालो। न्यूट्रॉन का होंगे एटॉमिक वेट, मतलब 239 में से 94 घटा दो। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो एन के। तो हम एन के जगह रख देते हैं डायरेक्ट, बाद में हम घटाएंगे, या अभी घटा करके नहीं रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस 94, 94 दो 94 आ जाएगा, 2 गुना 94 जोड़ेंगे तो -239। ठीक है, ये कितना आया? गड़बड़ हो रहा है कहीं यार। अच्छा, डिफरेंस सेम होना चाहिए। माइनस में आ सकता है बट डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो प्रोटॉन कितने हैं? 94। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 239 माइनस 94। डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें माइनस में आ सकता है। निकाल के देखते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर अभी ओपन हो रहा है, तब तक इसका प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन लिख लेते हैं। प्रोटॉन कितना? 92, माइनस न्यूट्रॉन कितना? तो 235 माइनस 92। वैसे सेम आ गया, तुमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये दोनों अगर इक्वेशन सेम है, कैसे? 2 इसमें कम है, 92 है, और 2 इसमें कम है, 92 है। तो 2 कम हो गया, इसीलिए यहाँ 239 है, यहाँ 235 है। तो डिफरेंस तो सेम आएगा ना। देखो, 94 गुना 2 माइनस 239, 51 आ गया डिफरेंस। इसका देखते हैं, 2 गुना 92 माइनस 235, 51 आ गया। इसका भी प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं। तो जो 50 बना रहे हैं, वो प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों दूसरे का क्या है? आइसोडायाफर्स। तो हम ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यही लाइन सिर्फ नोट करना है, ऊपर जो हम लिखे हैं ना आइसोडायाफर्स पेन से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
इज इक्वल टू पी माइनस एन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, माइनस में आ जाए तो भी सही है। आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेल, सब सेल, ये सब के बारे में पढ़ें कि सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं। तो देखो थोड़ा बहुत आइडिया पहले से ही ले लो, हम समझा दे रहे हैं। जैसे पहले सेल सब सेल क्या होते हैं, आज कॉन्सेप्ट और पूरा क्लियर हो जाएगा, स्कूल में पढ़ा भी सकता है। तो नॉलेज पाने के लिए भी थोड़ा ध्यान से सुनो, ताकि अगर टीचर में हो जाए तो स्कूल में अच्छे से पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये आज तक नहीं समझ में आया होगा, आज थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं। बीच में क्या है, न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बात क्लियर। बाहर जो होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, थोड़ा गोल नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं। तो तुम मुझे यह बताओ, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं हम 8 ही लेंगे। एग्जाम्पल कि तुम जो रहते हो अपने, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम जवाब दोगे कि हम पिपरदहा रहते हैं। हम पिपरदहा में कहाँ, खेत में रहते हो? नहीं, कहाँ रहते हो तुम? घर में रहते हो। तो तुम घर तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? घर में। तो घर में तुम रूम में रहते हो, ठीक है। तो रूम में कहाँ, बेड पे रहते हो। इसका मतलब तू एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है। वो बिल्डिंग में फ्लोर भी होगा, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो। ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं रहते हो, तुम किसी खास रूम में रहते हो। तो जैसे तुम एक रूम में रहते हो ना, एक घर के एक फ्लोर के अंदर, एक रूम के अंदर, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो है वैसे ही एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। वैसा ही तुम समझो, ये जूम करो ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर नहीं घूमते रहता है टिक 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 टिक, तुम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलेगा तुमको, सबसे पहले एंट्री मारो, तो सबसे पहले एंट्री मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहाँ मिलेगा, एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। बिल्डिंग में कई सारा फ्लैट भी होते हैं, बिल्डिंग में कई सारा फ्लैट भी फ्लोर होते हैं, ठीक है। जैसे एक ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये वाला, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये फोर्थ फ्लोर हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ फ्लैट भी होते हैं कई सारे। मान लेते हैं कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। अब जो फ्लैट है, फ्लैट के अंदर रूम भी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, एक बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग में जब इंटर मारोगे तो फ्लैट मिलेगा, फ्लैट के अंदर, फ्लैट पे इंटर मारोगे तो रूम मिलेगा, रूम के अंदर। तो जो बिल्डिंग है ना, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं कि वो सेल है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जब जाओगे तो तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लोर मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। उसी को फ्लोर को ही हम लोग सब सेल बोलते हैं। सिमिलरली वैसे ही समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये बिल्डिंग हो गया, सब सेल जो हो गया वो फ्लोर हो गया, ठीक है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं सेल को, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब एन, यही जो सेल है ना, इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग नंबर से हम डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे भी समझाए हैं, जैसे देखो जो सेल होते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है, इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें कई तरीके सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, इस टाइप से। अच्छा, जो बिल्डिंग के अंदर जो फ्लोर होते हैं उसको हम सब सेल लिखते हैं। सब सेल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से। इसको कहते हैं क्या है, सब सेल को एजमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ नीचे लिख भी दिए समझने के लिए कि इसे फ्लैट टाइप के समझो तुम। उसके बाद ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको तुम रूम समझो, ठीक है। जी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट है, फ्लैट के अंदर रूम है। अच्छा, इसके बारे में आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है।
अब देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? अब ऑर्बिटल तुम सुने हुए नाम पहले 11-12 में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो जो एस एस है ना, एस एस पी पी, ये सब ऑर्बिटल है, इसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है फुटबॉल की तरह, और जो पी का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है डमरू की तरह, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको डम्बल शेप बोलते हैं। इसी में एक डी होता है 3D1 3D10 लिखते हैं ना, तो जो डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप। तो ये शेप याद रखना है कि एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल। डी का कैसे डबल डम्बल कैसे होता है? इस टाइप से, तो हो गया ना डबल डम्बल। अब आगे देखते हैं कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने सेल होंगे, वो आगे एक टेबल में बना करके लिखा हुआ है। इसमें से कुछ भी नोट नहीं करना है, जो हम रेड पेन से लिखे हैं वही सिर्फ नोट करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ चीज़ें पढ़नी है। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, बाहरी कक्षा में आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n² के बराबर ही, पहले से भी जानता होगा। तो ए वाला पॉइंट नोट करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करना है कि आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल होंगे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कम से कम ये 2 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना बैलेंसी होता है, वो लोग हम लोग निकालना सीख लेंगे। आगे देखो, आगे है अफबाउ प्रिंसिपल। अब पूछता है कि ये जो प्रिंसिपल है कौन सा प्रिंसिपल है। ऑप्शन में दे दिया कि अफबाउ है, कि हुन्स रूल है, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे अफबाउ? तो अफबाउ क्या बोले थे कि जो, अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल जानते हो किसे कहते हैं? ये जो तुम लिखते हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो तुम लिखते हो ना, यही अफबाउ प्रिंसिपल है। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि कैसे करें हम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल से। तो ये जो 1s2 2s2 2p6 लिखते हो, ये कौन बताया था? इसे क्या बोलते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। वो किस ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी के तौर पे हम इसे लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो एनर्जी जो निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस एल होता है, ठीक है। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या होता है? एजमुथल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है क्या? करके देखो, पक्का आएगा, ठीक है। तो n प्लस एल रूल से इसको हम देखते हैं। इसमें तो नहीं, लूसेंट वाला में जब देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, उसमें हम दिखाएंगे। तो इसमें क्या तुमको याद करना है? बाउ प्रिंसिपल में, आपको बाउ प्रिंसिपल में याद करना है, सिर्फ ए वाला नोट करना है, ए लाइन, कि द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जी, यही एक लाइन लिखना है, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल में। बस ख़त्म। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे नहीं पूछेगा। अब देखो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या था? ध्यान से पढ़ोगे तो, जैसे कि मान लेते हैं कि एक 3p6 है, मतलब p ऑर्बिटल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो कैसे करते थे हम लोग, याद है? 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ, 6 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब जब सारा ऑर्बिटल फुल हो जाता है, फिलअप हो जाता है,
तब हम वापस यहाँ से पेयर करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जब तक हम पेयर ना करते हैं तब तक कि पूरा फिल ना हो जाए, जब पूरा भर जाता है तभी हम वापस फिर शुरू से करते हैं, पेयर अप करते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग स्टार्ट कब करते हैं? जब पूरा ऑर्बिटल फिल हो जाता है सिंगल सिंगल से। तो यही था हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो येलो कलर से अंडरलाइन है ना, यही सिर्फ लिखना है, नहीं ये वाला लिखो, रेड वाला। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंग्स टू दैट सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक कि हर एक सबसेल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल नहीं हो जाता तब तक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना है। ठीक है, यही था हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जैसे कि ये लिखा हुआ था, एक गलत लिखा हुआ है, ये जो हम ये जो डायग्राम बनाए हैं एक एक करके, ये गलत है। सबसे पहले नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला लाइन जो है सिर्फ नोट करना है और इसी को याद करना है। अब आगे प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। अब क्वांटम्स नंबर आ गया, उसी के बारे में जो हम लोग पहले पढ़े थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था n, जिसको हम बिल्डिंग के तौर पर समझाए थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता लगाया जाता है, हम इसको बनाए ही क्यों हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसी भी एटम का शेप डिटरमाइन करते हैं, वो किस आकार का है, साइज, शेप, साइज और एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेप, साइज और एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। तो याद रखना है कि शेप, साइज, एनर्जी किससे निकलता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, सेल से निकलता है, तो ये चीज़ें याद रखना। ऐसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो एल है, इसे क्या डिसाइड होता है, इससे हम क्या निकालते हैं? तो लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसका शेप डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिटरमाइन। लिखना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है वो हम नहीं समझा रहे हैं, 11-12 का नहीं है, 5वां का एग्जाम देना है। कि ऐसे ऐसे क्या होता है ना कि वेव फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन, अगर एक हम डंबल शेप ले तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होता है, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं, बस सीधे याद रखना है। नंबर ऑफ सबसेल एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या क्या डिटरमाइन होता है? एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखा हुआ है कोने में, देखो यहाँ एंगुलर मोमेंटम इसे निकालते हैं, और शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये 2 चीज़ें याद रखना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड भूल जाओ, ये नहीं पूछता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो बहुत पूछता है, ये याद होना ही चाहिए। आगे देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन। तो ये वाला लाइन लिख लेना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन। ठीक है, अब देखो एन जो होते हैं, अगर हम एन में एक टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, एन क्या होता है, एल क्या होता है, एम क्या होता है। जैसे कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, एन इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 सेल हैं। ठीक है, मतलब 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है। एन इज इक्वल टू 1 बिल्डिंग, यहाँ पे 2 बिल्डिंग, यहाँ पे 3 बिल्डिंग। ठीक है, एन इज इक्वल टू। ठीक, अब बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे भाई? बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर मान लो। अब एल कैसे लिखते हैं? तो एल लिखते हैं, एल का जो फॉर्मूला होता है 0 to n-1। एल 0 to n-1, तो 0 से स्टार्ट करना है। n कितना है? 1, तो 1 में से गया 0, तो इसमें एक ही होंगे सिर्फ 0। अब n इज इक्वल टू 2 में देखो,
n इज इक्वल टू 2 में कितने l होंगे, कितने सब सेल होंगे बताओ। तो 0 से लेकर के n-1, तो 0 से स्टार्ट करना है। n की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 में से गया 1, तो 0 और 1 होंगे बस। n इज इक्वल टू 3 में देखो 0 से स्टार्ट करना है, n की जगह 3 रखो, 3 में से गया 2, मतलब 2 तक काउंटिंग लिखना है, 0 1 और 2, ठीक है। तो इसी को ना एस बोलते हैं, इसको एस और इसको पी बोलते हैं। एक वाले को 0 वाले को एस बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं, ठीक है। जो थर्ड सबसेल है उसमें एस पी डी आता है, इसीलिए सुना होगा कि 3s 3p और 3d भी होता है। लेकिन 2 वाला में ना 2s सुना होगा, 2p सुना होगा, 2d कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं m। m का फार्मूला क्या होता है, -l/l, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये अभी हम m लिख रहे हैं। m इज इक्वल टू -l/l, तो 0 है। अब 0 से लेकर के 0 तक लिखो, तो 0 से लेकर के 0 तक तो एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ देखो, इसमें देखो 0 वाला s के लिखो, तो 0 से a -l/l मतलब -0 से 0, तो 0 ही लिखेंगे। p कितना, a को बोल रहे हैं, तो इसमें -1 to 1 लिखना है तुमको। l की जगह कितना लिखोगे, ये तो l है ना सारा, तो l की जगह अगर 1 है तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, -1 to 1 मतलब -1 से लेकर के 1 तक, तो -1, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट होती है, 0 है तो 1 ही रहेगा, 0 to 0, 1 में 3 आएंगे, -1 0 और 1, 2 वाले में कितने आएंगे, -2 to 2, तो -2 to 2 तो बहुत हो जाएगा, -2 -1 0 1 एंड देन 2, ठीक है। अब m क्या बताए थे, रूम। अब हर एक रूम में ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक ऐसे पड़ा होगा, एक ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। इसको स्पिन बोलते हैं, एक का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन है, ठीक है। हर एक सबसेल में 2 सबसेल बोल रहे हैं, हर एक मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं। अब देखो काउंट करो कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 और 2 28, टोटल कितने हैं 28। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल, ये उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बोलना, फिर से समझा देंगे, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है 1 to 5 में। बस यही ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप साइज और एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, उससे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, ई डिटरमाइन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन को बताता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन का देखें, एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम अगर नामकरण करें तो क्या नामकरण करेंगे कि भाई n इज इक्वल टू 1 में है, ये n इज इक्वल टू 1 में एस सब सेल में 0 वाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 1 यहाँ पर है। वैसे ही तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले लो सेम नहीं आएगा, इसी का भी ले लेगा तो सेम नहीं आएगा, एड्रेस दोनों का सेम नहीं आएगा। इसको क्या बोलेगा कि ठीक है n1 में आता है, s 0 में, s ऑर्बिटल में आता है, 0 में आता है, लेकिन इसका स्पिन उल्टा हो गया, ठीक है। तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का ना एड्रेस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यही पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोले थे, याद रखना। क्या बोले थे कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल
4 क्वांटम नंबर, जो जितने 4 क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं तो डिफरेंट जरूर होगा, कोई सा भी ले लो। इसका एड्रेस देखो और इसका एड्रेस देखो, दोनों का सेम नहीं होगा। देखो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 में आएगा। देखो वैसे ही डिफरेंट हो गया, ये n बराबर 1 में, देखो n बराबर 1 में, ई जो नीचे वाला था वो n बराबर 2 में, तो वैसे भी डिफरेंट आ गया। तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन का ना एड्रेस सेम नहीं होगा, वो ज़रूर डिफरेंट होगा, या तो n में 1 में आएगा, या 2 में आएगा, या फिर डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे, या फिर डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो गया तो वो स्पिन में फिर चेंज आ जाएगा, ठीक। तो यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोले थे कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। याद रखना, ये पूछता है, दे देगा डिफिनेशन, अब बोलेगा कि बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसे करके पूछता है, ठीक है। अब है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट पेज हटाओ, सेकंड पेज पे आओ। केमिकल बॉन्डिंग इसे नहीं पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग आ जाओ लूसेंट में, उसमें अच्छा दिया हुआ है। देखो ये सब पढ़ लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो नहीं पढ़ा है वो बाद में रिपीट कर देंगे, अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो ये पीडीएफ भेजा है, निकालो। यहाँ देखो लिखा हुआ केमिकल बॉन्डिंग नंबर 4। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, वैन वाल, फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, कई तरीके के बॉन्ड होते हैं। ये 4 या 5 देखेंगे, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। पहले है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनता है, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। ऊपर हम रेड पेन से लिखे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन ध्यान से सुनो। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हम बड़ा कर दे रहे हैं, दिखाई दिया। कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड मतलब आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ध्यान से सुनना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि वो एनर्जी मतलब कितना एनर्जी तुम दे रहे हो किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। अगर मेटल से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया, 10 जूल। मान लेते हैं ये कहानी है मैग्नीशियम का, लेकिन जब तुम कैल्शियम में से मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी दे रहे हो वही आयनाइजेशन एनर्जी है। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी
मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए या दो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, वही आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब देखो, अभी जो आयनिक बॉन्ड है वो तो बनाएगा हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच। कैसे बनाता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, KCl ले लिए, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड। अब KCl के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना होते हैं? पोटासियम में कितना? छोड़ो यार, हमारे ये हमारे नहीं याद है, MgCl2 ले लो, NaCl ले लो, NaCl देखो। अब सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 8, 10, 1 होंगे। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17, 2, 8, 10, 7 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाएगा? ठीक है, ये कैसे बनेगा सोडियम क्लोराइड, तुम बताओ। तो ये तब बनेगा ना, अब ये एक एक्स्ट्रा है इसके पास, अब एक या तो किसी से लेकर के ये ऑक्टेट 8 को 6 को लेना पड़ेगा, तब जाके ऑक्टेट पूरा होगा इसका, है ना, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये क्या करता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दे देता है कि तू ले ले, कोई लेगा भाई, कोई लेगा। तो क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, ये किसी से क्लोरीन को ना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि क्लोरीन कहता है कि एक दे दो, सोडियम बोलता है एक ले, ठीक है। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। अब क्लोरीन के पहले 7 था, अब 8 हो गया अगर एक दे दिया तो। अभी सोडियम दे दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो Na पे प्लस आ जाएगा, और Cl एक कर्जा लिया हुआ है तो उस पर माइनस आ जाएगा। तो यही होता है आयनिक बॉन्ड, दोनों आपस में बंध गए, दोनों में अट्रैक्टिव आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक ऊपर माइनस चार्ज। तो इसी कारण दोनों अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे में बंध गए, ऐसे समझो, एक दूसरे में बंध गए, किसके कारण? चार्ज के कारण, ठीक है, आयनिक चार्ज के कारण। बिकॉज सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा प्लस माइनस, अब दोनों बंध गए, चिपक गए, अब समझो बन गया NaCl। तो यही होता है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, जो मेटल है अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली दे, ठीक है। इसका मतलब जो और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने का, यही आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए कि ज़्यादा? कम होना चाहिए, ताकि हम कम ही एनर्जी दे करके ना मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, ठीक है। जितना मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा फायदा। ज़्यादा एनर्जी दोगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है सोडियम। कोई भी मेटल अगर ज़्यादा एनर्जी के रिक्वायरमेंट रखता है, इसका मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है, तो देना नहीं चाह रहा है तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, कि कम से कम एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर कर दे ताकि बॉन्ड बनाए, इजीली बॉन्ड बनाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का परिभाषा सिंपल भाषा में लिखे कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या लविंग द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, जो नॉन मेटल होंगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई मतलब एकदम हाई टेंडेंसी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने के लिए। अब ऐसा ना हो कि क्लोरीन जो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, बात हमारा नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे बेमन से एक्सेप्ट करा धीरे धीरे, तब बॉन्ड बनेगा नहीं। उसकी क्लोरीन के तो बहुत ज़्यादा क्षमता होना चाहिए ना, हाई टेंडेंसी होना चाहिए एक्सेप्ट करने का, कि भाई कोई दे और इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट कर लें। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। अच्छा, जो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एक तो बोले कि कितना एनर्जी की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या फिर सिंपल भाषा में तुम इसको याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, गिव इट्स इलेक्ट्रॉन,
सिंपल सी परिभाषा ऐसे लिख लो। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? टेंडेंसी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल का जो टेंडेंसी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने का, ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? उसका पक्का मजबूत इरादा हो फटाफट इलेक्ट्रॉन दे, तो उसका टेंडेंसी हाई होना चाहिए। टेंडेंसी हाई होना चाहिए मेटल का इलेक्ट्रॉन देने का। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होना चाहिए। अरे गलत डेफिनेशन लिख दिया यार, हम पागल हैं। ज़्यादा एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, कि कम से कम एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट निकालने लगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए मेटल के लिए, ताकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ई लाइन समझ में आया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो तभी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का परिभाषा क्या लिखे कि टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो भाई हाई टेंडेंसी होना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी वो एक्सेप्ट लिए मेटल दे आई, नॉन मेटल एक्सेप्टे ना करे, क्लोरीन एक्सेप्टे ना करे, तो क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें याद रखना। आयनाइजेशन समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, याद समझ में आया होगा तो हो जाएगा, टिक लग जाएगा। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टी सारा प्रॉपर्टी एक लाइन में याद हो जाएगा अगर तुम यह याद कर ले कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं NaCl जो होता है वो हार्ड होता है एंड सॉलिड होता है। इतना दिक्कत है तो तुमको आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल मन में रखना है कि आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन है? NaCl है। ठीक है, बस यही तुम मन में रखो कि आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल NaCl है, सारा प्रॉपर्टी एक झटके में याद हो जाएगा। पहला पढ़ो क्या लिखा हो कि आयनिक कंपाउंड सब है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो होगा नमक का, भाई नमक कितना जल्दी गल जाएगा आग पे रखोगे तो नहीं, उसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, नमक को गलाना है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। याद हो गया? नमक ले लो एग्जाम्पल। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड होंगे, अच्छा सी पॉइंट में भी देखो, बी पर बाद में आएंगे। सी पॉइंट में बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब जो सॉल्ट है, जो नमक है, NaCl है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा नहीं कि तुम नमक कहीं डाल दिए तो उससे करंट फ्लो हो जाएगा, या फिर सॉलिड की बात कर रहे हैं, एकदम नमक खरीद के लाओ और वो रख दो सर्किट में तो उससे करंट फ्लो नहीं होता है, वो तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं उससे करंट फ्लो नहीं होता, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही नमक को घोल दो पानी में, अब वो घोल जाएगा, अब वो मोल्टेन स्टेट में आ गया, तब उसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। याद करो इलेक्ट्रोलिसिस में तो यही करते हैं, नहीं तो अपने घर में बैटरी बनाते हैं, LED गोबर गैस जो बनाते थे उसमें हम नमक पानी डाल दिए। तो जब तुम आयनिक कंपाउंड को घोल दोगे, मोल्टेन स्टेट में ला दोगे, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है, वाटर क्या है बताओ? जो वाटर हैं, प्योर वाटर, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसमें अगर कोई आयंस डाल दे या फिर कोई इम्प्योरिटी आ गया तो ही उससे करंट फ्लो होता है वाटर से। ठीक है, ये तो तुमको पता होगा। जब तुम नमक डाल दिए वाटर में तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिकॉज उसमें बहुत सारे आयंस हो गए, फ्री आयंस हो गए ना, Na अलग Cl अलग। ठीक है, तो उसमें फ्री आयंस हो गए बहुत सारे, तो फ्री आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि जब वो सॉलिड अवस्था में होगा NaCl आयनिक कंपाउंड, तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। जब वो मोल्टेन स्टेट में चला गया, जब उसे घोल दिए या फिर पानी में, मोल्टेन स्टेट मतलब उसको पिघला उगला दो, लिक्विड स्टेट में ले आओ, तो ही उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। याद हो गया? डी पॉइंट देखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो भी होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, वाटर में ही नहीं बहुत सारे लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, बिकॉज जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर इन नेचर होता है। पोलर मतलब जिस पे चार्ज हो,
जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस उस पर चार्ज होते हैं, KCl है उस पर चार्ज होते हैं, K प्लस Cl माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, लिखा हुआ है NCERT में कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो जो पोलर कंपाउंड होंगे ना वो पोलर लिक्विड में, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। और वाटर क्या है, वो भी पोलर है, बिकॉज वाटर के तो हम ऐसे बनाते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा है, इसका कुछ और है, हाइड्रोजन का बहुत कम है, तो एक इधर की ओर ऐसे बना दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा, हाइड्रोजन का कम है, तो दोनों डिफरेंस आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये पोलर हो गया। ठीक है, नॉन पोलर का एग्जाम्पल बताओ, तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल तुम ऐसे बना दो, C डबल बॉन्ड C। अब दोनों आइडेंटिकल एटम है, जब आइडेंटिकल है तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल एटम नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, ये पोलर है, तो जब आयनिक कंपाउंड है ना वो पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, तो वाटर पोलर है तो वाटर में तो डिजॉल्व होगा। समझ में आया? ई पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वही तो बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड तो पोलर होते हैं, तो हमेशा पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, नॉन पोलर किसको बोलते हैं, तो नॉन पोलर उसे बोलते हैं जो आइडेंटिकल, देखने में सेम सेम लगे, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन का ऐसे फ़ोटो तुम बनाओगे, ऐसी फ़ोटो बनता है, अभी आइडेंटिकल, सब कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये आइडेंटिकल कार्बन है, ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, डाइपोल मोमेंट छोड़ो, सब क्या होता है, बस ये समझो कि नॉन पोलर है। या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी देखो सिमेट्री जिसमें रहेगा ना, समझ जाओ थोड़ा बहुत, ऐसे ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन से क्लोरीन भी कनेक्ट है, तो इधर की ओर एक बना दो डाइपोल मोमेंट, इधर की ओर डाइपोल मोमेंट, इधर की ओर एक डाइपोल, इधर की ओर डाइपोल, सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें वो घुलेगा नहीं, बिकॉज ये नॉन पोलर है। आयनिक कंपाउंड पोलर है, तब बोला नॉन पोलर में थोड़ी घूमता घूलेगा। ठीक है, अब हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब बाद में हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं, ये सब ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखो, ये जो पॉइंट है ये तक, ये सिर्फ याद रखना है। अच्छा, दूसरा कि जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मतलब ऐसे तुम देहाती भाषा में याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दोगा किसी भी डायरेक्शन में इसे दे सकता है, इसे कभी याद करो। ठीक है, अपन फैक्ट्स रटना है, अभी नहीं समझा कि नॉन डायरेक्शनल इसको क्यों बोलते हैं, असली रीज़न क्या है उसे छोड़ो, अपन याद करना है, टिक करके आना एग्जाम में। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जानते हो, जैसे कार्बन कार्बन, इस शेयरिंग से बनता है। आयनिक कंपाउंड किससे बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैं सोडियम ट्रांसफ़र कर रहा था और क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा था, तो ट्रांसफ़र और एक्सेप्टिंग से बनता है। यहाँ शेयर से बनता है, यहाँ बोलता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाले, हम शेयर ज़रूर कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं। तो जहाँ शेयरिंग होगा वहाँ कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड। इस ठीक है, कैसे बनता है नहीं बनता है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, अपन एग्ज़ाम अभी देना है। आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। वो तो नॉन डायरेक्शनल था, ये डायरेक्शनल था भाई, एक खास निश्चित में ही ओवरलैप होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तब जाकर के बॉन्ड बनता है, तो ये डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि P आ करके ऐसे ही आ करके PP में बॉन्डिंग होता है तो ये बनते हैं। ऐसे ही कुछ भी किधर से भी आकर, ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल ही है दूसरा ऑर्बिटल ही आकर के ऐसे बॉन्ड बना देगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो खैर छोड़ो, बात की बात है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, पॉइंट वाइज देखना है। पहला, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के भी था और कोवैलेंट कंपाउंड के भी था भाई। बहुत सारे जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड। डायमंड तो है शेयरिंग से बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड है वो, तो उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना डायमंड। इसका एग्जाम्पल याद रखना और उसी से सब तुम बता देना। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड में
डायमंड का पिक्चर दिमाग में रखना। अब आगे है, दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या? नहीं, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन जानते हो तुम उसका स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। तो दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट। तो कोवैलेंट कंपाउंड याद करना तो हम क्या बताएं कि एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? डायमंड। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। डायमंड के वाटर में घुला लो, नहीं घुलेगा। दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। जो अब कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर लिक्विड में ही डिजोल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन था? बेंजीन, अभी पढ़े तो बेंजीन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ और होता है, क्लोरोफॉर्म CH3 होता है। एसीटोन इस समय डिजोल्व होता है। अब तुम एग्जाम्पल डायमंड के याद रखे थे, अब बोल रहे हैं कि डायमंड बेंजीन में घुल जाएगा, नहीं, कुछ और दूसरा भी एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, वो नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो रहा था, उसके लिए वाटर ही चाहिए या फिर कोई पोलर सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा यहाँ। लेकिन हो जाता है बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सब नॉन पोलर है, इसीलिए नॉन पोलर जो होंगे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर, तो इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल होते हैं, किसी खास निश्चित में ही दोनों आकर के पास पास में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। दे आर द डायरेक्शनल, याद हो गया बस। नॉन पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, अरे यही तो पोलर नॉन पोलर दोनों होता है। देखो ये गलती हो गया कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर ना दोनों होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा पोलर ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो नॉन पोलर में हमेशा नहीं डिजोल्व होता था, बेंजीन में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये है पोलर, लेकिन फिर पोलर में कैसे डिजोल्व हो जा रहा है? अब बेंजीन क्या है? नॉन पोलर, तो इसमें कैसे डिजोल्व हो जा रहा है फिर? तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है ना वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। अब बैटरी लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है, बैटरी ख़त्म होने वाला है, इसको स्टॉप करते हैं, कल फिर दूसरे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।